जय हिंद साथियों। आज की क्लास हमारे एक महत्वपूर्ण विषय पर है। वो विषय हमारा भारत के लगातार पड़ोसी देशों में बढ़ती हुई राजनीतिक संकट या राजनीतिक अस्थिरता। कुछ साथियों का बार बार कमेंट था, मैसेज कर रहे थे कि सर नेपाल संकट पर कुछ आप अपने विचार रखिए, कुछ ऐसी चीजें हम लोगों को बताइए कि जिसमें हम लोग इंटरव्यू संबंधित कुछ विचार प्रस्तुत कर सकें। तो आज हमारा यही मुद्दा बड़े अच्छी तरीके से व्यापक रूप से विस्तृत रूप से समझेंगे हम लोग। तो जो भी साथी हमारे पहले से इस भय में हो, भयभीत हो या ऐसी विस्मृतियां कुछ पाल रहे हो कि क्या भारत में ऐसी स्थिति आ सकती है, तो बिल्कुल बेफिक्र होइए, आप निश्चिंत रहिए। भारत देश में ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं आपको ऐतिहासिक कारण बताते हुए वर्तमान में भी आ जाऊंगा कि भारत आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों नहीं बन सकती है भारत में। तो पहले छोटा हम लोगों को मूल कारण अपना नेपाल का समझ लेंगे कि आखिर नेपाल में ऐसी स्थिति क्यों बनी। पहले तो आप लोगों को जान लेना है कि वहां पर राजशाही सत्ता थी। राजशाही मतलब किसी राजतंत्र का, राजा का शासन था। 2006 में नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होती है, चुनाव होता है और वर्तमान में लगभग 18 से 19 वर्ष हो चुके होते हैं। वहां पर जो प्रधानमंत्री बनना चाहिए था वो 4 से 5 बार बनना चाहिए था, लेकिन वर्तमान स्थिति में वहां पर लगभग 12 से 13 बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके थे। तो जो नेपाल की लोगों ने अपेक्षाएं की थी, वो अपेक्षा अनुरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था उनको अच्छी नहीं लगी। वर्तमान जो नेपाल का मूल कारण था, जो सभी लोग मूल कारण पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि इसी कारण से वहां पर एक क्रांति हुई या गृह युद्ध हुआ या ये सारी चीजें, कोई भी आप उपद्रव मान लें, हिंसा मान लें, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसी का स्वरूप वो सभी लोग देख रहे हैं कि वहां पर वर्तमान में कुछ नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐपों पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध उसमें कुछ ऐप मुख्य थे, जिसमें आप इंस्टाग्राम देख सकते हैं, फेसबुक देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं। तो ये ऐप आप लोग मान सकते हैं कि एक बेरोजगारी भुलाने का साधन के साथ साथ एक रोजगार उपलब्ध, भले ही कुछ लोगों को सही, लेकिन रोजगार उपलब्ध कराने का भी साधन है। तो इस पर नेपाल सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। अब जो तर्क था सरकार का कि ये जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं, इनके द्वारा राज्य नेपाल सरकार के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया था, अनुमति नहीं मांगी गई थी, जो राज्य की स्वायत्तता और संप्रभुता के खिलाफ थी। कहीं ना कहीं ये सरकार के जो सरकार ने तर्क रखा वो सही था, इस पर हम लोग बिल्कुल एग्री करेंगे। लेकिन कुछ चीजें वहां पर एक ऐसे जो आंदोलन जोर पकड़ रहे थे, एक मैं आप लोगों को आंदोलन पहले बताऊं, नेपोकिट्स आंदोलन कुछ समय पहले से लगातार चल रहा था। उसमें था कि आप राजनीति और व्यापार में भाई भतीजावाद को लेकर जनता में आक्रोश था। उनका कहना था कि आप, कोई नेता है, उसका बच्चा इतनी बेहतर जीवन शैली कैसे जी सकता है बिना कुछ इसके लिए बिना कुछ कार्य किए या बिना कुछ मेहनत किए, एक कैसे इतने बेहतर जीवन शैली, या कोई व्यापारिक समूह का व्यक्ति। तो सबसे ज्यादा वहां की जनता का इन लोगों से आक्रोश था। और एक जेनजी, एक मैं आप लोगों को युवा, एक जो एक जनरेशन है या युवा समूह बोल सकते हैं हम लोग, एक जेनजी आंदोलन के नाम से वहां पर प्रख्यात अभी वर्तमान में जो राजनीतिक अपदस्थ किए गए, उन्हीं समूह के द्वारा किए गए। तो जेनजी आंदोलन के रूप में एक प्रसिद्धि पाई है विश्व के स्तर पर। सबसे ज्यादा हम लोगों को जो सोचने की बात है, सबसे ज्यादा जो हम लोगों को गौर करने वाली बात है, वहां पर इसका मूल कारण क्या हो सकता है। एक तो आपने एक तात्कालिक कारण मान लेते हैं कि आपका सोशल मीडिया ऐप पर कुछ, वहां पर जो पहले से सोशल मीडिया ऐप पर ऐसी कोई आपके आंदोलन चलाए जा रहे थे, जैसे नेपोकिट्स मान लेते हैं, और इसके अलावा और कुछ भी आप आंदोलन सोशल मीडिया के द्वारा, जैसे भ्रष्टाचार को उजागर करना नए नए तरीके से, ये सोशल मीडिया पर ऐप पर वहाँ की जनसंख्या ऐसे आंदोलन चला रही थी। तो इस पर सरकार द्वारा आप मान सकते हैं कि प्रतिबंध लगाया गया, अप्रत्यक्ष तौर से और प्रत्यक्ष तौर से, साथ में इसको सीमित करने की कोशिश की गई। तो इसलिए वहां पर जनता भड़क गई है, ये वहां का मूल कारण मान सकते हैं। लेकिन अब हम लोग भारत की स्थिति पे आते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। वर्तमान में कार्की, जो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जज है, उनको, सुप्रीम कोर्ट की एक एक्स जज है, उनको प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार का नियुक्त कर दिया गया, शपथ दिला दी गई। लेकिन वही भारत में स्थिति देखी, अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज थे, एक सीपी राधाकृष्णन, जो हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो यहाँ पर जो सरकार है वो
जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके ऊपर विश्वास कम जताया गया। भले ही आप उनको विपक्ष का उम्मीद मान लेते हैं, लेकिन उम्मीदवार मानना ये है कि क्योंकि जब वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो एक संवैधानिक पद है, ना किसी विपक्ष का होता है वो व्यक्ति, ना पक्ष का होता है। लेकिन हाँ, यदि आप किसी जज को बना देते हैं इन पदों पर तो वहाँ एक शंका होती है कि वो फिर आप निष्पक्ष होकर आपका निर्णय लेने लगेगा, सत्ता अनुरूप झुकाव कहीं नहीं दिखेगा। ये चीजें ध्यान में रखनी है। भारत में स्थिति इसलिए नहीं हो सकती, वहाँ इसका होने का मूल कारण है राष्ट्रीय चेतना, अपने देश के प्रति निष्ठा, प्रेम, ये सारी चीजें हैं। उनके अंदर अपने देश के विकास समृद्धि के लिए भावना जगी है। भारत में क्या है, 1857 के एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बारे में आप लोगों ने यदि सुना हो तो उसके बारे में मैं आप लोगों को याद कराना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर भी ऐसे ही आंदोलन उठा था, लेकिन विफल क्यों हो गया पता है? क्योंकि हमारे यहाँ लोग व्यक्ति स्वार्थी हैं, स्वयं के लिए लड़ते हैं, अपने क्षेत्र के लिए लड़ते हैं, अपनी जाति के लिए लड़ते हैं, अपनी शक्ति के लिए लड़ते हैं, अपनी सत्ता के लिए लड़ते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए लड़ते हैं, किसी भाषा के लिए लड़ते हैं, किसी नस्ल के लिए लड़ते हैं, किसी भाषा के मतलब एक मान लेते हैं कि भाषाई शिक्षा के लिए लड़ते हैं। इन सारी चीज़ों पर है। तो हमारे यहाँ ऐसे आंदोलन होना असंभव है। जैसे आप किसी राष्ट्रीय चेतना में कोई आंदोलन करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ इसलिए नहीं होना है ये जरूरी, वहाँ पर जो मुख्य है वो भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हो गए थे, नेपाल के लोग। लेकिन भारत में जो स्थिति है वो भ्रष्टाचार सभी के घर में घुसी हुई है, तो अब यहाँ संभव नहीं है। ऐसा शायद है, मुझे लग रहा है कि भारत की जनता 5% ही होगी जो भ्रष्टाचार संबंधित जुड़ी ना हो एक दूसरे से। तो अब कैसे अब अपेक्षा कर सकते हैं कि भारत में ऐसी संकट आ सकता है? कभी नहीं आएगा, क्योंकि हर वो व्यक्ति है जुड़ा हुआ है इन सभी चीज़ों से। तो ऐसी चीज़ जो बाकी राष्ट्र की समृद्धि, इससे कोई हम लोगों को लेना देना नहीं है। हमारी समृद्धि है, यही राष्ट्र की समृद्धि है। तो यदि हमारे यहाँ पर एक भ्रष्टाचार इन सब पर रोक लग जाती है तो हमारे भारत की जो विकास की गति है जो 7.236 हो रही है ये रुक जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप किसी को रिश्वत पकड़ा देते हैं वो 100 की स्पीड में उसका रक्त संचार होने लगता है और जल्दी कार हो जाता है। यदि आपने धोखे से ज़्यादा संवैधानिक बातें की, कानूनी ज़्यादा नेतागिरी दी, तो आप पता चला उसी कार्य के लिए महीने भर घूमते रहेंगे। तो हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार मिटाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। और ऐसे आंदोलन या ऐसी कोई चीज़ें होना ये भी है, क्योंकि आप लोग कोई मान लेते हैं विपक्षी पार्टी का किसी ने आंदोलन किया, हालांकि पक्ष पार्टी तो ऐसा करती हैं फूट डालो राज करो की नीति, लेकिन विपक्षी पार्टियों का भी वही उद्देश्य है। वो धर्म के आधार पर बांटने पर आपसे कार्य करवा रही है, राजनीति कर रही है। कोई और दल है वो जाति के आधार पर, कोई क्षेत्र के आधार पर बांटकर राजनीति कर रहा है। तो है सभी का उद्देश्य वही। कोई राष्ट्रीय भावना से, राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखकर कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं रहा। ना ही जनता की सोचने की शक्ति भी सीमित यहीं पर कर दी है इन लोगों ने, राजनीतिक दलों ने, क्योंकि ऐसे सब प्लेटफॉर्मों से, ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं लोग। तो ऐसी चेतना आ पाना मुझे लग रहा है असंभव। हम लोग आरटीजीएसयू इंटरव्यू वाले कैंडिडेट हैं, आर्मी में हम लोगों को सेना में सेवा देना है, तो हम लोगों को राष्ट्रीय भाव से ही सोचना है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही इन मुद्दों को देखना है। तो वो तो मैंने अंदर की बात बताई कि भारत में क्यों नहीं होना है। 1857 का केवल यही कारण था, लोग अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रहे थे, अपने क्षेत्र की। ऐसा नहीं कि पूरी राष्ट्रीय भावना थी उनमें कि हम पूरे राष्ट्र को आज़ाद कराएंगे। यदि राष्ट्रीय भावना थी तो पूरे देश में हमारा चिंगारी तो सुलग चुकी ही थी मेरठ से, लेकिन पूरे देश में क्यों नहीं फैल पाई? जबरदस्ती दिल्ली पहुंची, फिर कानपुर होते हुए लखनऊ, ऐसा बिहार तक, लेकिन विशेष क्षेत्रों में पहुंची। वहाँ पर सभी का समर्थन इसलिए नहीं था कि धीरे धीरे लोग अलग अलग उसमें जैसे ही ले रहे थे, बोले अच्छा ये प्रतिनिधित्व ब्राह्मण कर रहा है तो ब्राह्मणों ने हमारा शोषण किया है, तो अन्य जाति के लोग, अन्य वर्ग के लोग दूर हो रहे थे इससे। फिर किसी और ने, किसी मतलब मुस्लिम ने किया वहाँ पर, अच्छा ये मुस्लिम है, हमारे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो फिर वहाँ से हिंदू बाहर होने लगे थे। तो इसी सब भेदभाव को देखते हुए वही अंग्रेजों ने जो एक कार्ड खेला था वही उनको फायदा किया, फूट डालो राज करो की नीति। उन्हीं से वो 1857 के बाद भी, उसके बाद 100 वर्ष शासन उनका निरंतर चलता रहा। किसके कारण? इसी भेदभाव और फूट डालने के कारण। तो हमारे यहाँ पर ऐसी स्थिति जब बनेगी जब राजनीतिक से, क्षेत्रीय से, अपनी भाषा से, अपने स्वरूप से, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर, भ्रष्टाचार से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र के हित में राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना जब जागृत होगी, तब ऐसे आंदोलन या ऐसे संकट आने की स्थिति है।
तो ये मुझे लगभग वर्तमान तो ठीक ही ठीक 100-200 वर्ष आगे भी ऐसी स्थिति आने की संभावना नहीं लग रही है। तो आप बेफिक्र होइए, चिंता मत करिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आराम से इंटरव्यू पर आप ध्यान केंद्रित करिए, उसी पर हमारा फ़ायदा है। और जितना हम लोग अपना प्रयास कर सकते हैं ईमानदारी से, उतना हमको तो करना ही करना है। बाकी अब जैसा चल रहा है वैसा चलने देना है। ठीक है? धन्यवाद।